तो दोस्तों देख सकते हैं क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का। तो दोस्तों ये है क्लास 10 का तो कहता है पहला में, देखिए पहला में है ऐसे है, रंग परिवर्तन गुण है, ठीक है। केमिकल रसायन का ये गुण है। कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट PMNO4, इसका फार्मूला होता है PMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के बिले में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है, ठीक है। देखिए ये जो PMNO4 है ना, इसका अगर रंग बैंगनी कलर का होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम नींबू का रस निचोड़कर हम डालें, नींबू का रस निचोड़कर हम अगर डालते हैं, ठीक है, नींबू का रस निचोड़कर अगर हम डालते हैं तो इसका जो रिएक्शन होगा सो हो जाएगा। नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। मतलब इसका जो बैंगनी रंग जो होगा सो धीरे धीरे गायब हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक फार्मूला आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट CrAMnO4। तो ये जो पोटेशियम डाइकार्बोनेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है, ठीक है। पोटेशियम डाइकार्बोनेट जो होता है उसका अम्लीय विलयन, मतलब जब अम्लीय विलयन में होता है तो उसका रंग जो होता है सो नारंगी होता है, मतलब अम्ल में डालने पर नारंगी होता है, ठीक है। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, देखिए दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड अगर उसमें अति किया जाए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में, अम्लीय विलयन में, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तो विलयन का रंग नारंगी से हरा हो जाता है। विलयन का रंग नारंगी से हरा हो जाता है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है दोस्तों कि जो रिएक्शन होता है, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग का था, जो नींबू का रस अगर निचोड़ने पर डालेंगे तो बैंगनी का रंग जो है से धीरे धीरे गायब होने लगता है। और पोटेशियम तो रंग, मतलब बेसिकली रंग चेंज हो रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट का देखिए बैंगनी रंग था और नींबू का रस निचोड़ने पर उसका जो रंग हो गया से बैंगनी हो गया, बैंगनी रंग का था और बैंगनी से धीरे धीरे गायब होने लगता है, मतलब उसका गायब हो जाता है रंग, ठीक है। अब पोटेशियम डाइकार्बोनेट का रंग देखिए नारंगी था, तो इसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है, मिलाया जाता है दोस्तों, बात वही है, मिलाया जाता है तो रंग जो होता है से रंग नारंगी से हरा हो जाता है इसका, तो रंग चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो यही चीज़ इसमें रंग परिवर्तन होता है, किसमें, केमिकल रसायन में। इसका गुण है, केमिकल रसायन का गुण है कि रंग चेंज होता है। देखिए ताप में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में, उदाहरण के लिए यदि काला चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है,
कह रहा है कि उदाहरण के लिए यदि काला चूना, ठीक है, क्विकलाइम कि एक ढेले पर जल गिराया जाए, क्विकलाइम पर एक जल गिराया जाए, काली चूना जिसको बोला जाता है, उसको पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि देखिए काला चूना जो है एक प्रकार का ये केमिकल है, ठीक है। काला चूना अब देखिए होता क्या है, काला चूना एक प्रकार का अथी है। तो देखिए जैसे इधर समझिए, काला चूना है, लिखते हैं काला चूना, काला चूना एक प्रकार का है जिसको क्विकलाइम इंग्लिश में बोला जाता है। क्विकलाइम एक प्रकार का रसायन है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि अगर आप एक बूंद इस पर जल गिरा दीजिएगा, इस पर एक भी बूंद अगर जल गिरा दीजिएगा, एक भी बूंद जल अगर गिराते हैं तो इसमें ताप जो होता है, मतलब जो इसका ताप जो होता है सो बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब जो अभिक्रिया मिश्रण का जो ताप होगा, जिस समय इसको मतलब मिलाया जाएगा, अभिक्रिया कराया जाएगा, उस समय अगर पानी डाल देते हैं तो अभिक्रिया जिस समय हो रहा है उसका जो ताप होता है सो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन करवाया जा रहा है और उस पर मान लीजिए कि हम पानी डाल दिए हैं और काला चूना मौजूद है उसमें, काला चूना का तत्व मौजूद है उसमें, तो पानी अगर डाल देते हैं तो उसका जो अभिक्रिया मिश्रण होता है, मतलब जो मिल रहा था वो बहुत ही गर्म हो जाएगा, मतलब गर्म होके निकलेगा। क्विकलाइम का तो याद रखिएगा दोस्तों कि क्विकलाइम मतलब काला चूना पर जल गिराया जाए तो उसका ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, मतलब उस ऊष्मा में अब उसका बढ़ जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मापोषी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि जैसे देखिए एगो कोई कंटेनर खुला है, जैसे एगो कोई कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें जितना जो रिएक्शन होता है, मान लीजिए कि इसमें डाला जाएगा, जितना जो रिएक्शन होके आएगा, और इसमें दोस्तों ढक्कन लगा रहता है, ढक्कन ऊपर से लगा रहता है, ठीक है, ऊपर से ढक्कन लगा रहता है, जिससे कि इसमें जितना जो अभिक्रिया जो आ रहा है जो बन के सो यहाँ से गायब ना हो जाए, इसके चलते इस पे ऊपर ढक्कन रहता है। तो इसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसके विपरीत एक परख नली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेकर उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड, अमोनियम एवं जल बनते हैं। देखिए दोस्तों ये जो हो गया सो यहाँ से लेके जो
ये परख नली थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेकर बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलियम डालने पर अभिक्रिया पर बेरियम क्लोराइड अमोनियम एवं जल बनाते हैं। तो देखिए ये जो हो गया ऐसे कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपटीशन के लिए इस अभिक्रिया में मिश्रण का ताप घट जाता है। मिश्रण का ताप मतलब घट जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया मिश्रण का काटो। देखिए हाइड्रोक्साइड जो होता है, हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको H2O कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड उसको H2O बोला जाता है। H2O मतलब पानी, H2O मतलब पानी होता है, वाटर, ठीक है। तो पानी होता है, तो देखिए कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर, मतलब पानी का विलयन डालने पर, ठीक है। तो पानी का विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड अमोनियम एवं जल बनते हैं। कह रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम भी होगा और बेरियम का फॉर्मूला है बेरियम, तो बेरियम भी होगा और हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। बेरियम और हाइड्रोक्साइड दोनों मिला के जब डालते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड बनता है एवं एमोनिया एवं जल बनते हैं। अमोनिया भी बनता है और जल भी बनता है। इस अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, मतलब इस अभिक्रिया में ताप घट जाता है क्योंकि इसमें देखिए हाइड्रोक्साइड है, H2O है। मेन चीज़ यही है कि इसमें अभिक्रिया में जो है से ताप घट जाता है, जिससे परख नली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होता है। अतः यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है दोस्तों कि ऊष्मा शोषी का मतलब होता है कि अपने अंदर ऊष्मा को मतलब बनाए रखती है, मतलब ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती है, ठीक है। मतलब ऊष्मा शोषी करने का मतलब कि अपने अंदर ऊष्मा को सोख लेती है, ठीक है। और जब ऊष्मा को सोख लेगी तो गर्म नहीं रहेगी आपके लिए। ये सब जो है सब गुण है रासायनिक अभिक्रिया का। अवस्था में परिवर्तन, ये तो पंचमा गुण हो गया, अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों का अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है। कुछ भाग वाष्प में परिवर्तन होकर जलता है। अतः मोमबत्ती के जलने का ठोस मोम द्रव और गैस परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में परिवर्तन हो जाता है। देखिए कहता है अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जो ठोस होता है, अवस्था किसको कहा जाता है दोस्तों? देखिए अवस्था का मतलब होता है कि जो ठोस होगा, ठोस तो आप लोग कक्षा 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठोस हो गया, गैस हो गया, गैस हो गया, ये सब जो होता है सिर्फ 9th क्लास में ही पढ़ना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए मोमबत्ती को जलाने पर पोप का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है। मतलब जो ऊपर वाला जो मोम का कुछ भाग जो होता है उसे द्रवित होकर ऊपर नीचे गिरता है, ठीक है। और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तन होकर जलता है और कुछ भाग जो है वाष्प में परिवर्तन होकर जल जाता है। मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस
में परिवर्तन होता है, मतलब तीनों में परिवर्तन होता है। जब मोमबत्ती जलती है तो तीनों चीज़ होता है। गैस में भी परिवर्तन होता है। गैस मतलब मोम का कुछ भाग मोम का कुछ भाग जो होता है से जब जलता है तो मोम का कुछ भाग जो होता है से गैस में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और कुछ भाग जो होता है से द्रव में जल जाता है। कुछ भाग जो होता है से ठोस में जल के भी ठोस में रह जाता है, ठीक है। कुछ भाग जो होता है से गैस जल के गैस में परिवर्तन हो जाता है। कुछ भाग जो होता है से द्रव में परिवर्तन हो जाता है। और कुछ भाग जो होता है से जल के ठोस में परिवर्तन हो जाता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि मतलब अभिक्रिया करने पर अवस्था में भी परिवर्तन होता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हर क्षण होती रहती है। मतलब प्रकृति जो है अपने आप में हर क्षण रासायनिक अभिक्रिया करती रहती है। उपरोक्त किसी भी एक विशेषता से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की जा सकती है। मतलब कोई भी प्रकृति में देखिए, प्रकृति में हर समय हर क्षण कुछ न कुछ एक न एक अभिक्रिया होती ही रहती है। तो उस अभिक्रिया को ऊपर जितना जो गुण हम लोग पढ़े उसको देखकर हम लोग जान सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है। कुछ भी जैसे अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन हो जाए या फिर ताप में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। या फिर रंग में परिवर्तन, ये सब देख के हम लोग बता सकते हैं कि जो होगा सो नेचर में जो भी प्रक्रिया हो रहा है सो अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला तो हम लोग पढ़ लिए केमिकल रिएक्शन, देखिए ऊपर वाला हम लोग पढ़ी प्रकृति में रासायनिक हर क्षण होती रहती है, तो ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए सभी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के स्वरूप में निरूपित की जाती है। देखिए जितना जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको समीकरण के रूप में हम लोग निरूपित करेंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसके अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब है कि भी जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को H से सूचित करते हैं, हीलियम को He से सूचित करते हैं, लिथियम को Li से सूचित करते हैं। तो ये सब जो है से हमें रासायनिक समीकरण में मदद करेगा, ठीक है। मतलब सूत्र लेंगे, ये सब लेंगे तो ये संकेत लेंगे, ये सब संकेत होता है तो संकेत लेंगे तो ये सब हमको मदद करेगा रासायनिक समीकरण बनाने में, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है। आगे देखते हैं। आगे है रासायनिक अभिक्रिया के अधिकार को रिएक्टेंट एवं प्रतिफलों को प्रदर्शित करने के लिए तत्व या यौगिक के संकेत एवं सूत्रों को व्यवस्थित करना पड़ता है। देखिए कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के अधिकार को एवं प्रतिफल को प्रदर्शित करने के लिए पदार्थों, तत्वों या यौगिकों के संकेतों एवं सूत्रों को व्यवस्थित करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब कि हम लोग एक सूत्र लिखेंगे, ठीक है। सूत्र लिखने के बाद उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक से प्रतिफल। जैसे देखिए, जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को पुआ बनाना है, ठीक है। तो पुआ बनाना है तो मान लीजिए कोई लेते हैं, चीनी लेते हैं, फिर हो गया
फिर हो गया आटा या फिर मैदा, ठीक है, और फिर पानी लेंगे और सबको मिला के हम कढ़ाई में छान देंगे, मतलब रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। इन लोग के पूरा के एक अथी में करके और इसमें छान देंगे, ठीक है। तो छानना के बाद जो निकल के आएगा उसे हम लोग पुआ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पुआ, पुआ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 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 चीज़ मिला रहे थे हम लोग, तो ये हो गया अभिकारक, सॉरी अभिकारक, हाँ अभिकारक इसको बोलते हैं। इसको जो जो चीज़ मिलाते हैं उसको अभिकारक बोला जाता है। और जो हमको बन के आया, मतलब पुआ बन के आया, तो इसको बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल, प्रतिफल। तो हम लोग प्रतिफल इसको बोलते हैं। तो हम लोग इस केमिकल रिएक्शन में हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। यही चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पुआ वाला नहीं पढ़ेंगे, इसमें कुछ अलग नेचर वाला पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी नेचर में अभिक्रिया घटित होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया गया है। जब देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो इसको देखिए हाइड्रोजन को H2 से दिखा दिए, ठीक है। हाइड्रोजन को H से दिखा दिए, क्लोरीन को Cl2 से दिखा दिए, ठीक है। तो यही इसका फार्मूला होता है। तो ये दोनों को दिखाने के बाद जो ये रिएक्टेंट है इसको अभिकारक बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये जो आया इसको बोलेंगे प्रतिफल। प्रतिफल मतलब अभिकारक से प्रतिफल आ गया, ठीक है। तो ये जो आ रही है, मतलब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये जो दोनों जो मिलकर आ रही है प्रतिफल मेरा, तो ये इसका मात्र संकेत से हम लोग दिखाएंगे, न कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरीन लिखेंगे, न ही हाइड्रोजन क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। केवल हम लोग सूत्र से, मतलब H2 है तो H2, Cl2 है तो Cl2 दिखा दिए, और इसमें बन के आया HCl तो HCl दिखा देंगे, ठीक है। तो ये संकेत मात्र से हम लोग दिखाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया लिखने का, देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, ठीक है। कुछ नियम है जिसको फॉलो करके हम रासायनिक अभिकरण बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को रोकने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है। तो देखिए अभिकारकों के उनके संकेत एवं या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब बाईं ओर कहने का मतलब कि अभिकारक, ठीक है। अभिकारक लिए अभिकारकों को सूत्रों के बीच धन चिन्ह प्लस दिया जाता है। मतलब देखिए कभी भी माइनस, जैसे मान लीजिए कि हम रिएक्शन करवा रहे हैं H2 प्लस, ये साइड करवाते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये बीच में जो प्लस दिया रहा है, ये प्लस देना जरूरी है। माइनस यहाँ पर कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। माइनस यहाँ पर नहीं दे सकते हैं हम लोग। जैसे H है तो इसके हम -O2 वैसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि घटा रहे हैं, यहाँ घटे लगा। हमको जोड़ना ना है, हमको रिएक्शन करवाना है, यानी जोड़ना है, दोनों के मिलाना है, तब जाके हमको कुछ चीज़ बन पाएगा। पुआ बनाने के लिए हम क्या क्या किए थे, तो उसमें आटा मिलाए थे, फिर चीनी मिलाए थे, पानी मिलाए थे, तब जाके बन पाया था, न कि घटाए थे, ठीक है। अभिकारक सूत्रों के बीच धनराशि प्लस होना चाहिए।
अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अन्य सूत्रों के पदों में समीकरण की बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, प्रतिफल के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है, प्रतिफल में भी धन प्लस दिया जाता है। अभिकारक और प्रतिफलों को एक तीर द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखलाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। ठीक है, हाँ, तीर जो है सो दिखलाता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रहा है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और O2 को हम कर रहे हैं, तो यही दोनों के मिल के ये साइड मिल के इसके बाद होकर ये साइड आएगा, मतलब प्रतिफल जो आएगा से इधर आएगा। ठीक है, न कि इधर वाला। मान लीजिए कि इधर आया H2O। ठीक, तो इसका मतलब है कि यही दोनों मिल के ई बनल है, न कि ई वाला मिल के ई बनल है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला यही दोनों H2O और O2 मिल के H2O बनल है, न कि H2O। अगर ऐसे रहे, H+O2, तो ऐसे रहे H2O, तो मान लिया जाए कि बीच में ऐसे दिखा दिया जाए, और H2O दिखा दिया जाए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि H2O को तोड़ा गया। ठीक है, H2O को इसको तोड़ा गया है और उसके बाद H+O2 में आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। इसमें देखें A+B और C+D, इस रासायनिक अभिक्रिया में A और B अभिकारक रिएक्टेंट है। देखिए AB ऊपर वाला जो दिया है AB, ये जो है से रिएक्टेंट है, अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक है। और C+D जो है आया सो प्रतिफल आया, मतलब जो बन के आया वो प्रतिफल हो गया। तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ये क्लास 10th का सबसे मेन टॉपिक है, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसमें से बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बोर्ड में फिक्स एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि इसे संतुलित एवं असंतुलित से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग संतुलित देखिए कैसे करेंगे। जैसे देहाती एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ देहाती एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि पुआ बनाना था, तो हम लोग चीनी लिए थे, चीनी, आटा, फिर चीनी, आटा। ठीक है, तो ये लिए थे हम लोग, उसके बाद तेल में छान दिए थे। तो छानने के बाद दूध भी लिए थे। तो छानने के बाद क्या हुआ, चीनी, आटा, छानने के बाद क्या हुआ कि जो बन के आया सो हमको पुआ बन के आया। तो जितना जो भी चीज़ हम मिलाएं, जो चीज़ जितना मात्रा में मिलाएं, जैसे मान लीजिए कि चीनी हम मिलाएं पाव भर। ठीक है, और आटा मिलाए हैं आधा kg, तो हमको तो ये दोनों के जोड़ के जितना जो हम चीज़ मिलाए हैं उतना इसमें पुआ जो भी बन के निकल के आएगा उसमें हमको रहना चाहिए। ठीक है, जितना जो भी पुआ निकल के आएगा तो उसमें रहना। तो इसमें से ये जो है से तो तब हम जाने कि जितना जो भी चीज़ हम मिलाएं सो सही बन के हमको निकल के आया है। ठीक है, तो वही संतुलित होता है कि मतलब संतुलित करने का मतलब कि जितना जो भी चीज़ हम मिला रहे हैं वो चीज़ हमको उतना ही निकल के आना चाहिए। जैसे H2 और Cl2 मिला तो 2HCl आ गया। ठीक है, तो 2HCl आ गया, तो देखते हैं कि बैलेंस संतुलित है कि नहीं। मतलब हाइड्रोजन कै गो है यहाँ, 2 गो, इधर कै गो हाइड्रोजन है, 2 गो।
देखिए क्यों, क्योंकि 2 से गुना है, ठीक है, 2 से ही गुना है, इसके चलते 2 है। क्लोरीन 2 है, इधर भी देखिए 2 से गुना है, क्लोरीन 2 है। तो इसको संतुलित किया गया है, पहले से नहीं था बट किया गया इसको। देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताया गया कि हाइड्रोजन के परमाणु 2 था और बाईं ओर 2 था, तो दाईं ओर भी 2। क्लोरीन के परमाणु बाईं ओर 2 था, तो दाईं ओर भी 2 था, इससे बताया गया।